हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ओपन माइंड ट्यूटोरियल 10th बोर्ड में। तो आज हम लोग अपना चैप्टर प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट उसको आगे बढ़ाएंगे और उसमें आगे पढ़ेंगे। जो कल पढ़े थे उससे आगे पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है अवतल दर्पण के उपयोग, यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। तो आज हम लोगों का पहला टॉपिक है अवतल दर्पण का उपयोग। तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ हो सकता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अवतल दर्पण का पहला उपयोग क्या है? सोलर कुकर में, जो सोलर कुकर होता है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग होता है। दूसरा है सौर भट्ठी में, सौर भट्ठी में भी ये अवतल दर्पण का उपयोग होता है। गाड़ी का जो हेडलाइट होता है उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। 4 नंबर है दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में। तो जो दाढ़ी बनाने वाला दर्पण होता है उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। और 5वां है परावर्तन दूरदर्शी में। तो जो परावर्तन दूरदर्शी होता है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अगला टॉपिक है उत्तल दर्पण का उपयोग, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में होता है, स्ट्रीट लाइट के परावर्तक के रूप में होता है, और है प्रदर्शन कक्ष में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के कुछ महत्वपूर्ण भाग। तो हम लोगों ने कल गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ा था। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो वैसा दर्पण जिसका जो परावर्तक सतह होता है वो कांच के खोखले गोले का भाग होता है। जिसका परावर्तक सतह कांच के खोखले गोले का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के कुछ महत्वपूर्ण भाग। तो पहला है ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं? तो दर्पण के गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को उस गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो जो गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह होता है उसका जो मध्य बिंदु होता है उसे ध्रुव कहते हैं। और जो ध्रुव होता है उसे P से सूचित किया जाता है। ध्रुव को P से सूचित किया जाता है। ये जो है अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसे उस दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और ये जो है उत्तल दर्पण है, और उत्तल दर्पण का जो मध्य बिंदु है उसे उस दर्पण का ध्रुव बोलेंगे। नेक्स्ट है वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र जो होता है, जो जिस खोखले गोले का गोलीय दर्पण खंड होता है उस खोखले गोले के केंद्र को उस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे C से सूचित करते हैं। ये जो है खोखले गोले का भाग है जिसे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण बनाया गया है, और इसका केंद्र C है। तो इसका जो केंद्र होता है वही जो होता है वो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों का केंद्र होता है। जैसा कि परिभाषा में बताया गया है, जिस खोखले गोले का गोलीय दर्पण खंड होता है उस गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है उसे उस दर्पण गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है वो ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो रेखा होती है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो रेखा होती है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं।
ये जो है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण है, और इसमें ये ध्रुव और वक्रता केंद्र से एक रेखा जा रही है, और उसी रेखा को जो है उसको उस दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को उसका मुख्य अक्ष कहते हैं। नेक्स्ट है वक्रता त्रिज्या। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या जो होता है वो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी होती है। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, और इसको r से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट है मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस क्या होता है? जब किसी दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं, तब परावर्तन के पश्चात वे जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु का मुख्य फोकस कहते हैं, और मुख्य फोकस को है बड़ा एफ से सूचित किया जाता है। इस डायग्राम में मुख्य अक्ष के समांतर कुछ किरणें जा रही हैं, और वो जिस बिंदु से परावर्तित होती है, परावर्तन के बाद जाती है, उसे उस बिंदु का मुख्य फोकस कहते हैं। तो इस डायग्राम में इसका मुख्य फोकस एफ है। मुख्य फोकस को एफ से सूचित किया जाता है। आगे है फोकसांतर। ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी या फोकसांतर कहते हैं। ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस या फोकसांतर कहते हैं। तो जो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी होती है उसे फोकसांतर कहते हैं। ये जो है वो स्मॉल एफ होगा। फोकसांतर को स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। आगे है आवर्धन। आवर्धन जो होता है वो प्रतिबिंब और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होता है। जैसा कि परिभाषा में बताया जाए, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। इसे m से सूचित किया जाता है। m इज इक्वल टू h डैश बाई h, जहाँ h डैश जो है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई है और h जो है बिंब की ऊंचाई है। नेक्स्ट है समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर। तो समतल दर्पण और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में जो अंतर होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो समतल दर्पण क्या होता है? इसका परावर्तक सतह जो होता है वो समतल होता है। समतल दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है, और अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वो समतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वो समतल होता है। अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वो दबा हुआ होता है, और उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वो थोड़ा उभरा हुआ होता है। नेक्स्ट है समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के पीछे बनता है, और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है, और उत्तल दर्पण में होता है प्रतिबिंब जो होता है वो दर्पण के पीछे बनता है। नेक्स्ट है समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, और अवतल दर्पण में जो होता है वो सीधा और उल्टा दोनों बनता है, और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। 4 नंबर है समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो जो समतल दर्पण होता है उसमें प्रतिबिंब जो होता है वो काल्पनिक बनता है। अवतल दर्पण में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रतिबिंब बनते हैं, और जो उत्तल दर्पण में होता है वो सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे विस्तार से, इसमें इतना ही है। और 5वां जो है समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है।
आज के लिए इतना ही, कल हम लोग आगे पढ़ेंगे।